हेलो बच्चों, मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, ये जो तुम लोगों का फिजिक्स का पेपर हुआ है और इन लोगों ने, इसलिए मुझे कल वीडियो नहीं बनाई थी कि आप सभी का क्या हाल होगा मुझे पता था। एंड मैं कुछ ग्रुप्स वगैरह पे मैसेज, जब मैंने पेपर देखा, जब आपका 12 बजे एंड एक बच्चा पेपर सेट भेज रहा है, कुछ बच्चे लाए हमारे पास पेपर, मतलब ऑब्जेक्टिव इन लोगों ने इस लेवल पर दिए। आप सभी की गलती नहीं है, डोंट वरी। ऐसा समझना नहीं कि भैया हमने पढ़ा नहीं था, आपने फुल अपना 100% दिया यार। मैं देख रहा था आप लोग पूरी रात भर जाग कर मुझे मैसेजेस कर रहे थे, भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, एंड मैं भेज भी रहा था, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग यार क्वेश्चंस दे दिए। मतलब मैं आपको चलो दिखाता हूँ। चलो तो तुम लोग पहले, ये वाला सेट बी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नंबर ऊपर नीचे हो जाते, ठीक है। यहाँ पर बच्चे, मतलब आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन ना तो आपके कोचिंग्स में मिलेंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस आते कैसे हैं, आप लोग परीक्षा देने प्रश्न में कुछ भी उठाकर देख लो, जैसे यही रही भौतिक शास्त्र की। अब बच्चे पढ़ें कहाँ से वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग कोई भी देखो, आप लोगों ने जो नॉर्मल सी चीज़ पढ़ी थी, ठीक है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्टिव निकाल लो यार, ये चीज़ें जो अपन ने पढ़ी थी कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, एंड ये चीज़ किस तरीके से आई, और क्या चीज़, कोई भी ऑब्जेक्टिव उठाकर देख लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का लेवल इन लोगों ने बहुत हाई रखा है यार, क्योंकि अपन लोग उस चीज़ के लिए ट्रेंड नहीं थे कि आप लोग इतना हार्ड ऑब्जेक्टिव रखो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो 2 पेपर लीक हुए हैं, ये उसकी खुन्नस, ये उसकी गुस्सा उतारने के लिए ऐसा चीज़ यूज़ की गई है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन ले लो, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों, अब ये क्वेश्चन है धारा का ऐसा ही मात्रक, ये चलो इजी सा है, मतलब उतना ज़्यादा टफ नहीं था, तो बच्चे क्या कर रहा है, एम्पियर प्रति मीटर लगाया है, लेकिन इसका आंसर था एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। जैसे यही शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ, अब इसमें क्या लग रहा था भैया कि मतलब ये जो प्रत्यावर्ती है, मतलब ये जो अपन लोग बनाते थे, उसमें हम लोगों ने प्रत्यावर्ती के क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो बच्चे क्या लगाए π/2, लेकिन इसका आंसर 0 था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, अब ये कहाँ बता दिया भाई साहब, मतलब ये तो आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, क्वेश्चन बैंक वगैरह में, या तो आपके सेट में। देखो, या तो सेट में तुम्हें उस लेवल के क्वेश्चन देने चाहिए थे, या तो फिर बिल्कुल नहीं देने चाहिए थे। तो जैसे यहीं पर है, तो बच्चों को कुछ पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में, नॉलेज नहीं, कि ना तो उनके कोचिंग वाले सरों ने पढ़ाई, ना तो स्कूल वाले सरों ने पढ़ाई। वो करते भी क्या, आप लोग करते भी क्या, ठीक है। जैसे इसका आंसर बच्चे कोलकाता लगाया, लेकिन आंसर मुंबई है, ठीक है। तो आप लोग उस चीज़ की टेंशन नहीं लो, अब जो हुआ, ठीक है। ये देख सकते हो, आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध होता है, दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है। लिटरली कठिन है, तुम लोग ये नहीं सोचो कि भैया इजी आ गया, इजी आया था तो क्या मुझ पे ही नहीं बना। यहाँ पूरे एमपी बोर्ड के बच्चों की हालत खराबी है ऑब्जेक्टिव के मामले में, मैक्सिमम बच्चों की है, कुछ होंगे बहुत सही जिनका पेपर बहुत सही गया है। दहली आवृत्ति क्या है, प्रकाश के विवर्तन क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक, यहाँ थोड़ा सा बहुत इजी है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। मतलब दोनों क्वेश्चन का दूर दूर तक नाता है, लेकिन फिर भी उनने जोड़ दिया, ठीक है। एंड मुझे अब वो लोग क्या किस तरीके से आंसर को कैसे बच्चे लिखें वो मुझे भी नहीं पता, कि जैसे हम लोगों को पता है कि इसको आंसर्स को कैसे लिखना है, क्योंकि मैं एक सीबीएसई का बच्चा हूँ, मुझे पता है कि ये जो 2 क्वेश्चन आंसर मिला दिए जाते हैं कैसे किया जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं आप एमपी बोर्ड का उनका फर्स्ट, मतलब पहली बार सीबीएसई के फॉर्मेट पर ये क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड वो लोग क्या करते हैं। नेक्स्ट है डी ब्रोगली द्रव्य तरंगी क्या है, डी ब्रोगली द्रव्य तरंगी समीकरण लिखिए। बोर मॉडल की कोई 2 परिकल्पनाएं लिखिए, एंड परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की, चित्र बनाइए। ये आप सभी को लग रहा है कि 2 नंबर में पूछे जाने चाहिए, मतलब ये वाला क्वेश्चन। एंड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो तो दिया ही नहीं, समविभव पृष्ठ क्या होता है ना, ये सब नॉर्मल वाले क्वेश्चन तो यार देना चाहिए था। मतलब चलो, समस्थानिक किसे कहते हैं, संभारिक किसे कहते हैं, मतलब चलो ठीक है, चलो यहाँ तक तो ठीक है, उदाहरण दीजिए। अब नहीं है यार उस तरीके के बच्चे ट्रेंड। एंड मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका कितना मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के उच्च विभव की गति करेगा या निम्न विभव की गति करेगा, क्यों। विद्युत सेल किसे कहते हैं, चलो ये तो पता है कि रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। उदाहरण दीजिए, ओम का नियम लिखो एवं धारा विभवांतर के मध्य ग्राफ बनाइए। बच्चों को ओम का नियम पता है यार, मतलब इतना हाई लेवल पेपर। देखो, सदिश रूप में वायु सेवर्ट व्यंजक लिखिए।
अब ये सदिश रूप लगा दिया, नॉर्मल सा दे देते यार, बायो सेवर्ट का नियम लिखो या फिर बायो सेवर्ट पूरा फॉर्मल। आप लोग टेंशन नहीं करो यार, कुछ नहीं, मतलब जो हुआ है अच्छा हुआ है, लेकिन अब अपने पास खोने के लिए कोई कुछ बात मतलब कुछ है ही नहीं खोने के लिए, कि अब अपने पास ऐसा हो कि भैया अब क्या करें। तो देखो एक पेपर हो गया एंड अब तुम लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और सेकंड बात मतलब दूसरी बात की ये जो तुम लोगों का क्या पेपर अब बचे हैं, इनमें अपना फुल % देना है, यानी कि बायो हो गया और ये वीडियो से दूर रहना है, ठीक है। मेन चीज़ तो कहीं ना कहीं आपको खुद लगना चाहिए कि आप रियल पेपर के उसमें लगे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग उस चक्कर में पड़े एंड जो तैयारी आप लोगों को थोड़ा और लेवल पे करनी थी वो नहीं कर पाए। एंड बहुत सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ कि गैप नहीं दिए। एक पेपर का गैप मतलब कर लेते आप लोग, ऑब्जेक्टिव के लिए 1 दिन दे देते और 1 से 2 दिन दे देते, थ्योरी को 1 दिन दे देते, डेरिवेशन को 1 दिन दे देते, हो जाता। 4 दिन 5 दिन का गैप देना चाहिए था अप्रॉक्स, लेकिन अब अपने हाथों में वो चीज़ नहीं था। पेपर को लिखा है बस वो चीज़ है, ठीक है, पेपर को फुल लिखा है बस वो चीज़ करना है। अब आते हैं अपन लोग बायो के पेपर में। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ नहीं छोड़नी है, एक एक चीज़ मैं आपको ऐसे रटवा दूंगा ना कि अब का जो 10 तारीख का पेपर है उसमें आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना होगा, ये गारंटीड है। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना होगा, बस लग जाना मेरे साथ, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्टिव आएगा आपका, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी कहाँ से आएगा वो सब बता देंगे, मैंने देख लिया इस पेपर को। एक एक डायग्राम आएगा, एक एक थ्योरी से सब कुछ आएगा, बस ये वीडियोस देख लेना। ये जो 5 महत्वपूर्ण अंतर हैं बस ये अभी कंप्लीट कर लो, और इसके बाद थोड़ी देर से फिर एक और वीडियो आ रही है, फिर एक और वीडियो आ रही है। बस अब मेहनत करना है, अपने पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, मेहनत करना है एंड बस वही है अपने हाथों में, ठीक है। चलो, सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर। तो सुदम ट्यूमर में क्या होता है, यह किसी प्रभावी अंग तक ही सीमित रहता है। अब ये चीज़ याद रख लेना, यह किसके अभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे भी करके ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे, बहुत घोटाला करेंगे, ठीक है। यह एक अंग है जो दूसरे अंग तक फैलता है। इसकी वृद्धि धीमी होती है, इसकी वृद्धि तीव्र होती है। जो सुदम ट्यूमर है ना, मतलब बहुत स्लो है, ठीक है। दुर्दम इसकी वृद्धि तीव्र होती है, मतलब दूर तक, ऐसे याद करा करो, ठीक है। इसमें कोशिकाएं आपस में अधिक जुड़ी होती हैं, जो सुदम ट्यूमर में होती है ना, ठीक है। और इसमें क्या होती हैं, इसमें कम जुड़ी तो होती हैं लेकिन कम जुड़ी होती हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा होती हैं, अधिक जुड़ी होती हैं। इसमें मेटास्टेसिस नहीं होता और इसमें क्या होता है। ओके, तो ये चीज़ याद रख लेना। 4 पॉइंट है एंड 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 3 याद कर लेना कोई। ओके, चलो नेक्स्ट आता है सहज प्रतिरक्षा एंड दूसरा आता है अपरजित प्रतिरक्षा, ठीक है। चलो इसको इंग्लिश में भी देख लेना यहाँ पर। ओके, जन्मजात भी बोलते हैं, जन्मजात, और फिर इसको भी बोल लेना। चलो इसको देख लेते हैं। सहज यानी कि इनेटिव इम्यूनिटी, यह जन्म के समय से मौजूद होती है। अब इसमें जन्मजात भी पूछ लेगा, यहाँ पर सहज की जगह जन्मजात प्रतिरक्षा कर देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो, यह जन्म के समय से मौजूद होता है, यह जन्म के बाद मौजूद होता है। मतलब ये जन्म से पहले रहता है और ये जब जन्म हो जाता है उसके बाद आता है। यह एक अभीष्ट प्रतिरक्षा है। ये कैसी है, अभीष्ट, और यह एक विष्ट प्रतिरक्षा है। तो इसमें आ जोड़ना है, इसमें बस विष्ट रखना है। यह बाह्य कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। जब अंदर है, ठीक है, ये जन्म से पहले है, तो जो बाहरी चीज़ें होंगी तो उनको क्या होगा, अंदर जाने से रोकेंगी। और यह तब अनुक्रिया करता है जब शरीर पहली बार रोगग्रस्त होता है। जब शरीर बाहर आ जाते हैं तो फिर रोगग्रस्त होता है। ऑब्वियसली बात है, जेन्युइन बात है, ठीक है। दोनों हो गई बहुत अच्छे से। चलो, और सेकंड चीज़ की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रिवीजन करते रहना है। जो पढ़ा है तुरंत रटना है, जो पढ़ा है बिल्कुल से रटते जाना है, ठीक है। सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, अब ये अभी क्या बोलते यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आया था, ठीक है। इस सक्रिय मतलब इसका प्रभाव देर तक होता है। सक्रिय का एक्टिव रहती है, एक्टिव इम्यूनिटी, तो इसका कैसा होता है, देर तक प्रभाव रहता है, ठीक है। निष्क्रिय इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, जिससे इसका तुरंत प्रभाव पहुंचता है। जैसे मान लो कोई इंजेक्शन मान लो, ठीक है, मतलब आप सक्रिय इंजेक्शन अगर तुरंत, ये गोली, ठीक है, ये तुरंत काम कर जाती है, ये थोड़ा लेट काम करती है, धीरे धीरे काम करती है, ऐसा समझ लेना, ठीक है।
सक्रिय में इसकी प्रतिरक्षा धीमी होती है। ठीक है, इसकी जो प्रतिरक्षा होती है वो धीमी होती है, और इसकी प्रतिरक्षा कैसी होती है? तीव्र होती है। यह जीवन भर कार्य करती है, यह कुछ समय तक होती है। ठीक है, जब ये एक्टिव है तो मतलब इसका प्रभाव देर तक होता है, यहाँ पर ही लिखा है तो यहाँ पर कर देना, इसका यह जीवन भर कार्य करेगी और यह कुछ समय तक ही रहेगी। चलो, क्योंकि देखो इसका प्रभाव देर तक होता है और इसका प्रभाव तुरंत, मतलब जो जल्दी वाली गोलियां होती हैं उनको ऐसे याद करना है। ठीक है, इससे शरीर को अन्य कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। मतलब इससे इसको जैसे अगर अपन लोग एक्सरसाइज मान लो, ठीक है, इसका प्रभाव देर होता है। जैसे अपन लोग एक्सरसाइज करो तो एक्सरसाइज 15-20 दिन करो, तब जाके मतलब 1-2 महीने करो, फिर अपन लोग बीमारियों से थोड़ा वो होते हैं। जब 6-7 महीने लगातार करो, अब गोली खाना है तो इसका राहत तुरंत पहुंच जाएगी। इसकी प्रतिरक्षा धीमी होती है, मतलब कई सालों तक अपन को डाइट लेनी पड़ती है या फिर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और इसको क्या करना होता है कि गोली खाओ अलग हो जाओ। यह जीवन भर कार्य करती है, मतलब अपन को जीवन भर के लिए ये चीज़ फॉलो करना होता है। ये कुछ समय, मतलब गोली खाई खत्म। ठीक है, इससे शरीर को अन्य कठिनाइयों का सामना नहीं करना। अब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो शरीर को क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? इससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अपना लीवर खराब होगा, ये होगा वो होगा। तो ऐसे याद करना है तुम लोगों को। ठीक है, समझना है, वो समझते तुम लोग किस तरीके से वो चीज़ जानना जरूरी है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल से वैसे ही समझना होना चाहिए कि पेपर हो, मतलब जैसे एग्जाम के शुरुआती दिन चल रहा है वो टाइम नहीं रहा अपने पास। डीएनए और आरएनए में अंतर तो कुछ ना है ना, तो फुल फॉर्म तो लिख ही देना। ठीक है, डीऑक्सराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसके बाद आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड, और सेकंड लिख देना कि यह सभी जीवों में यह प्रायः सभी जीवों में जेनेटिक मटेरियल होता है, और यह वायरसों में जेनेटिक मटेरियल होता है। यह जीवों में होता है, यह वायरस में होता है। तो ये वायरस आरएनए बोल लेना कि ये कोरोना का भाई टाइप है। ठीक है, डीऑक्सराइबोज शुगर पाया जाता है और राइबोज शुगर इसमें पाया जाता है। यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाई जाती है। डीएनए जो होता है ना, केंद्र में पाया जाता है, और यह केंद्रक एवं ये क्या है, कशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बनता है। जब डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आरएनए बनता है, और आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। ठीक है, ये समांतर डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये समांतर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, इन्हें याद करना है। चलो, हो गया। चलो, एक और बचा है प्रभावी कारक और अप्रभावी कारक, यानी कि इफेक्टिव फैक्टर और इनइफेक्टिव फैक्टर। यह किसी भी स्थिति में अपने आप को प्रकार करता है। ठीक है, प्रकट करता है, और यह प्रभावी की उपस्थिति में स्वयं को प्रकट नहीं कर सकता। प्रभावी में अपन को ये प्रकार काट के प्रकट कर लेना, यह किसी भी स्थिति में अपने आप को प्रकट करता है, मतलब एकदम से आ जाता है। आपको आप कितनी भी मुसीबतें में हो, प्रभावी कारक आपके सामने, आप उसे याद करोगे वो प्रकट हो जाएगा, और अप्रभावी वो नहीं प्रकट होता है। ठीक है, यह सभी पीढ़ियों में प्रकट होता है, मतलब सभी आपको कोई भी पीढ़ी का कोई भी लोग बुलाए, मतलब भगवान है, मतलब आप कभी भी बुलाओ, किसी भी पीढ़ी में बुलाओ वो आ जाएंगे, और ये सभी पीढ़ियों में प्रकट नहीं होते हैं। ये एक पूर्ण एंजाइम के लिए कोडित होते हैं और ये अपूर्ण एंजाइम के लिए कोडित होते हैं। इजी था, याद हुआ। चलो, इतने ऑब्जेक्टिव बस आपको कर लेना है। एंड अब आप सभी के लिए तैयारी बिल्कुल से स्टार्ट कर दी है। 10 तारीख तक ना अपन लोग 9 तक ही कंप्लीट कर लेंगे अपना सब कुछ। बस वीडियोस रेगुलर देखना। अगर 30-40 मिनट की भी वीडियो आनी है ना, तो पर्टिकुलर नोट्स बनने चाहिए गाइस उसके। और वीडियो खत्म हुई, यहाँ वहाँ नहीं डोलना है, मतलब यहाँ वहाँ घूमना नहीं है, पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। अगर जो पेपर के दिन आप लोग रात भर जाग रहे हो, 4 बजे जाग रहे हो, फिर 5 बजे जाग रहे हो, पेपर देख के आ रहे हो सोने, तो वो चीज़ करना है, लेकिन अभी से करना है। रात भर पढ़ना है, और कैसे भी करके अभी कुछ दिन नींद त्यागो। ठीक है, साल भर की मेहनत है यार। अभी जो लोग बोलते हैं ना कि पर्टिकुलर नींद लो, हम लेना चाहिए, लेकिन अब अपने पास खोने को कुछ नहीं है यार, और टेंशन फ्री रहना है बस। ठीक है, जो हुआ हो गया। फिजिक्स का पेपर अपन लिख के आए यार, और मार्किंग स्कीम के हिसाब से कहीं ना कहीं अपन लोग अच्छा स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है फेल हो जाओगे तो पास तो कर ही जाओगे। अगर तुम लोगों ने कॉपी भरी है तो टेंशन तो किसी भी प्रकार की लेना नहीं है। ठीक है, और फालतू तो बिल्कुल सोचना नहीं है। ठीक है, चलो, होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड अब कैसे भी पेपर दे दे तुम लोग के ऑब्जेक्टिव कैसे भी, तुम लोग बस ये चीज़ अच्छे से पढ़ना। एंड जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब वैसे कॉमेडी, मतलब ऐसे कोई भी उदाहरण देखे तो वो चीज़ याद रहेगी, एंड ऑब्जेक्टिव में तुम्हें वो चीज़ याद आ जाएगी। ठीक है, चलो, तो यहाँ वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आ रही है, जब तक ये पूरे कंप्लीट होने चाहिए। ओके, चलो, बाय।